पिरपर अल्फा जो कि एक ऑयल प्लेटफॉर्म है स्कॉटलैंड के कोस्ट ऑफ एबरडीन से 140 किलोमीटर दूर समुद्र में, और इस प्लेटफॉर्म ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 1976 में स्टार्ट किया था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ से गैस का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया। 1988 में एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ एक ऐसी दुर्घटना हुई जो बहुत बड़ी थी। 6 जुलाई 1988 को पंप प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स को हटाया गया मेंटेनेंस के लिए, और पंप को मेटल टेम्परेरी डिस्क से सील कर दिया गया, और वर्कर को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में पंप को ऑन नहीं करना है। वर्कर की एक शिफ्ट खत्म होती है और दूसरे वर्कर की शुरू होती है, और कुछ वजह से इंस्ट्रक्शन भी खो जाते हैं, और जो दूसरे वर्कर ड्यूटी पे आते हैं उन्हें किसी ने भी इस सिचुएशन के बारे में बताया भी नहीं। और आप सोचो क्या हुआ, पंप किसी ने ऑन कर दिया, जिसकी वजह से प्रेशर पंप में इतना ज्यादा था कि जो टेम्परेरी डिस्क उन पंप में लगाई गई थी वो उस प्रेशर को संभाली नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से ऑयल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है और 150 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, जान के जाने के साथ साथ जो नुकसान हुआ वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान था, और इन्हीं जान माल के नुकसान की वजह से इस डिजास्टर को दुनिया के सबसे बड़े इंसानों द्वारा हुए डिजास्टर में से एक माना जाता है, और ऐसा दोबारा ना हो इसलिए इस आपदा पर तुरंत इंक्वायरी सेटअप की गई, जिससे ऐसी आपदा कहीं और ना हो। इस आपदा के होने के बाद जो लोग इसमें मरे थे उनकी फैमिलीज ने मिलकर एक एसोसिएशन को बनाया, जिससे वो मारे गए लोगों के परिवारों की मदद कर सकते। और स्कॉटलैंड के रोज गार्डन में उन मारे गए वर्कर में से 3 के स्टैचू उनकी याद में बनाए गए। जरा सोचो दोस्तों, अगर दूसरे शिफ्ट में काम कर रहे लोगों को ये बात पता होती कि पंप में मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना आज हमारी लिस्ट में ना होती। दोस्तों, जब भी आप एक नई कार खरीदने की सोचते होंगे तो इस बात का सबसे पहले ध्यान देते होंगे कि नई कार पुरानी कार से ज्यादा आरामदायक हो, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो आपके अच्छे खासे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंच ओन्ड रेलवे कंपनी SNCF ने बिना किसी राय मशवरे के $15 बिलियन की लागत की TGV हाई स्पीड ट्रेन को फ्रांस में दौड़ाने पर खर्च कर दिए। लेकिन जब ये ट्रेन बनकर तैयार हुई तो ये सिचुएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा चौड़ी थी, जिसकी वजह से कंपनी को जबरदस्ती के 500 करोड़ रुपए स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए खर्च करने पड़े। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपने बड़ी कार तो खरीद ली, लेकिन उसे खड़ी करने की जगह आपकी गैराज में नहीं है। 17 जनवरी 1995 को 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप जापान के कोबे सिटी में आता है। दोस्तों, ये भूकंप सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड ही लंबा था, लेकिन इतना ही बहुत था इस भूकंप के लिए सिटी को बर्बाद करने के लिए। और ये 20 सेकंड कोबे सिटी के लिए इतना दर्दनाक था कि अगली कई दशक लग गए इस सिटी को दोबारा बनाने में। कोबे सिटी में आए इस भूकंप की वजह से कई बिल्डिंग बर्बाद हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान था हॉन्चिन एक्सप्रेसवे का बुरी तरह से गिर जाना, क्योंकि ये एक लौता एक्सप्रेसवे था जो कोबे सिटी को ओसाका सिटी से जोड़ता था, और इसी एक्सप्रेसवे से इन दोनों सिटी के बीच सारे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। वैसे देखा जाए तो ऐसे एक्सप्रेसवे को ऐसा बनाया जाता है कि वो भूकंप को आराम से झेल जाए, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से इस एक्सप्रेसवे के डिजाइन में 1-2 नहीं बल्कि कई खामियां थी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के गिरने की वजह से जापान पूरी दुनिया के न्यूज चैनल में छा गया था, और बहुत से लोगों ने अपनी राय में ये कहा कि वो ये सोचते थे कि ऐसे एक्सप्रेसवे बहुत ही ज्यादा सेफ होते हैं, लेकिन जापान ने तो ये दिखा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर इंडिया में किसी आपदा की वजह से ऐसा कोई एक्सप्रेसवे गिर जाता तो सरकार को इसे दोबारा खड़ा करके स्टार्ट करने में कितना साल लगता, क्योंकि जापान ने ये केवल 1 साल में कर दिखाया, और नवंबर 1996 में फिर से इस एक्सप्रेसवे को खोल भी दिया गया। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस एक्सप्रेसवे के गिरने और इसे दोबारा बनाने में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था, और ये तो सिर्फ इस एक्सप्रेसवे का खर्च था, जो कि कोबे सिटी में मची तबाही का 5% भी नहीं था। दोस्तों, उस समय आए इस भूकंप की वजह से कोबे सिटी को करीब 25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। चलो, इस नुकसान की तो भरपाई समय के साथ हो जाएगी, लेकिन करीब 6,500 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप की वजह से मारे गए थे, और कितने जख्मी हुए उनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। दोस्तों, ल्यूजियाना में मौजूद लेक पेनियार एक समय में लोगों और खासकर स्पोर्ट पर्सन के बीच खासी मशहूर लेक थी, और इस लेक की अधिकतम गहराई 200 फीट थी, जो इसे इस राज्य की सबसे गहरी लेक भी बनाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया 1980 में खुदाई करने वाली एक कंपनी ने लेक के अंदर खुदाई करते करते गलती से नमक की माइन में ड्रिल कर दिया, जिसे डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी ऑपरेट कर रही थी, और देखते ही देखते पूरी की पूरी माइन पानी से भर गई। दोस्तों, इसी ड्रिल की वजह से एक सिंक होल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आसपास मौजूद कई सारे पेड़ और जमीन पानी में डूब गए। लेकिन इस डिजास्टर में किसी की भी जान नहीं गई, और इस ड्रिलिंग कंपनी को 150 करोड़ की सेटलमेंट मनी डायमंड क्रिस्टल कंपनी को देनी पड़ी। उसके साथ साथ 120 करोड़ रुपए जो जमीन इस सिंक होल के बनने से पानी में डूबी, और जो पेड़ पौधे को नुकसान हुआ उसमें भी इस कंपनी को देना पड़ा। लेकिन जो हो गया अब उसे बदला तो नहीं जा सकता, क्योंकि एक फ्रेश वाटर की लेक अब सॉल्टी वाटर लेक में बदल गई है, और तो और अब इस लेक की गहराई भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। नवंबर 2002 में
ऑयल टैंकर एमवी प्रेस्टीज जो कि 77,000 टन क्रूड ऑयल को लेकर समुद्र के रास्ते कहीं जा रहा था और एक तूफान में फंसने की वजह से शिप के टैंक में विस्फोट होता है और 13 नवंबर को ये जहाज कोस्ट ऑफ ग्लेशियर स्पेन में डूब जाता है। विस्फोट होने के बाद जहाज के अधिकारियों ने स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच गवर्नमेंट से नुकसान को कम करने की मदद मांगी, लेकिन तीनों गवर्नमेंट ने मदद करने से मना कर दिया और 17 नवंबर को जहाज पूरी तरह से समुद्र की गहराई में कोस्ट से 150 किलोमीटर दूर डूब गया और ये बताया जाता है कि उस दिन 1 करोड़ 80 लाख गैलन तेल पानी में बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से 1000 किलोमीटर दूर तक पानी दूषित हो गया और लगभग फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगीज के 1000 से भी ज्यादा बीचेस को कई महीनों तक इस मुश्किल से जूझना पड़ा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर स्पेन और पोर्तुगल के इतिहास में माना जाता है। और 2013 में इस दुर्घटना से हुए नुकसान का जब आकलन किया गया तो ये पता लगा कि इस दुर्घटना में करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद शिप के कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश अनुसार ये कहा गया कि ये नामुमकिन है कि शिप में मौजूद किसी भी शख्स पर इस दुर्घटना का कोई इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कैप्टन के शिप पर खराब रवैये की वजह से उन्हें 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और बाद में ये पता चला कि शिप के डिजाइन में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसी दुर्घटना दुनिया को देखनी पड़ी। दोस्तों, अब जिस डिजास्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा फेमस है और इतना फेमस है कि HBO ने इस डिजास्टर पे पूरी की पूरी वेब सीरीज तक बनाई है। 26 अप्रैल 1986 को RBM के टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी टेस्ट के प्रदर्शन किए जा रहे थे, जो कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्थित था। दोस्तों, इस टेस्ट में वर्कर को अचानक से इलेक्ट्रिसिटी के कट हो जाने पर कैसे न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग वाटर सर्कुलेशन को चालू रखना है, इस पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसी ट्रेनिंग के 1 मिनट के गैप में ही न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर कोर ओवरहीट होने लगा और ये सोचा गया था कि बची हुई रोटेशनल एनर्जी टरबाइन जनरेटर की काफी है इस हादसे को रोकने के लिए, लेकिन अप्रत्याशित ढंग से पावर लेवल 0 हो गया, जिसकी वजह से रिएक्टर अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच गया। लेकिन जो लोग इस पूरी चीज को ऑपरेट कर रहे थे उन्हें अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है और वो रिएक्टर को शट डाउन करने में लगे थे, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और 50,000 से भी ज्यादा लोगों को उस जगह से रातों रात निकाला जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से 2 ऑपरेटर की तुरंत मौत हो जाती है। रेडिएशन की वजह से तुरंत 150 से भी ज्यादा लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोस्तों, अगर आप इस डिजास्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक था, तो आप एक बार चेर्नोबिल वेब सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि वाकई में ये न्यूक्लियर प्लांट में हुआ सबसे खतरनाक डिजास्टर था और इस आपदा की वजह से रशियन गवर्नमेंट को करीब 6 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।